हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के विशेष शिविर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक नवीन प्रश्न लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस में। हम इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं, कैसे फ्रेमिंग करनी है और कैसे इस प्रश्न को लिखना है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आईएएस का मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे ही उसका एग्जामिनेशन होगा, ख़त्म होगा, हम उसका विश्लेषण, पूरे पेपर का विश्लेषण इस पर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम इतिहास के पूरे पेपर का विश्लेषण आपको कराएंगे, ताकि जो कैंडिडेट मेंस लिख कर आएंगे उनको पता चलेगा कि उन्होंने किन किन चीज़ों में कैसा उन्होंने अपना प्रश्न किया हुआ है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने तुष्टीकरण और सतर्कता पूर्ण नीति का अनुसरण किया। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आईएएस में प्रश्न आया हुआ है। दो पिलर है, तुष्टीकरण और सतर्कता। हमें इन्हीं दोनों को लेकर चलना है, तुष्टीकरण को लेकर चलना है और दूसरा सतर्कता पूर्ण नीति को लेकर चलना है। 1857 का जो विद्रोह था वो एक ऐसा विद्रोह था जिस विद्रोह ने अंग्रेज सरकार की नींव तक को हिला दिया था। हिंदू मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे और एक बड़ी जनसंख्या ने और 1 साल से ऊपर इस विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन में बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राष्ट्रीय विद्रोह को झेल रही है। 1857 का जब विद्रोह खत्म हुआ तो वहां पर एक नई चीज सामने आई कि आखिर में अंग्रेजों ने अपनी नीति को बदल दिया। जो नीति वो सन 1757 से लेकर चलते चले आ रहे थे, जिस नीति में उन्होंने अब तक भारतीयों के प्रति जो भी नीति अपनाई, उस नीति के कारण ही 1857 का विद्रोह भड़का। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो प्रशासनिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, चाहे जो भी हो, उनकी नीतियों के कारण ही 1857 का जो विद्रोह भड़का, उस विद्रोह से, उस विप्लव से अंग्रेज घबरा गए। उनको लगा कि अब हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सतर्कता की नीति उन्होंने अपनाई, उस सतर्कता की नीति में आप सबसे पहले देखेंगे शासन सत्ता में परिवर्तन कर दिया गया। शासन सत्ता में परिवर्तन का मतलब यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर क्राउन का शासन आ गया। महारानी विक्टोरिया भारतीय शासिका के रूप में स्थापित कर दी गई। वायसराय को भारत में क्राउन का प्रतिनिधि बना दिया गया और इसको एक नैतिक रिपोर्ट जो है वहां की संसद में प्रस्तुत करनी होती थी। ऐसा करके अंग्रेजों ने जो उपनिवेश उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा था, उसको फिर से दबोचने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। तो ये पहला काम किया, शासन सत्ता में परिवर्तन कर दिया, लोगों को दिखा दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब जो नया शासन आएगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, अब जैसे वो चीजें होती हैं। लेकिन सांपनाथ और नागनाथ दोनों लोग नाथ ही होते हैं। सांपनाथ हो चाहे नागनाथ हो, नाथ दोनों होते हैं। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटिश क्राउन हो, शासन सत्ता एक ही है तो विदेशी। तो नाथ लोग थे, नाथों में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरी बात, सैन्य क्षेत्र में, क्योंकि सैन्य क्षेत्र के अभाव में अंग्रेजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर क्रीमिया से सेना नहीं पहुंचती तो अंग्रेजों का शासन सत्ता भी खत्म हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, पील कमीशन की अनुशंसा पर यूरोपियंस की संख्या बढ़ा दी और जो भारतीय सैनिक है उनकी संख्या को घटा दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 का रेशियो रखा, 2:1, और जबकि बंबई और मद्रास में 2:5 का रेशियो रखा, 2 संबंधी। ऐसा करके उन्होंने जो सतर्कता अपनाई, उससे ये था कि भविष्य में अगर ऐसी कोई कंडीशन सामने आती है तो हम बखूबी से
निपट सकेंगे। जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट जो पारित किया गया, उसमें कहा गया कि भाई आपको ब्रिटिश क्राउन की हिफाजत के लिए जो भी इसमें भर्ती सदस्य होंगे, सैनिक होंगे, उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, और यदि वह इसका पालन नहीं करेंगे तो उनको पदमुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ तोप खाने पर किसी भी भारतीय की नियुक्ति बंद कर दी गई। अब तोप खाने पर किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं होगी। सिग्नल्स पर किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की जाने की व्यवस्था की गई कि अब सिग्नल्स पर किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये एक सतर्कतापूर्ण नीति के रास्ते थे जो अंग्रेजों ने अपनाए। साथ ही साथ इन्होंने भारतीयों के लिए सिविल सेवा का द्वार काफी टफ कर दिया। 1860 में नियम बनाया कि अब एक तो एज कम कर दी, 23 साल से घटाकर 22 साल, फिर 22 साल से घटाकर 21 साल। जो भी पास करेगा वो 1 साल इंग्लैंड में प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखने की नीति अपनाई गई। ये थी सतर्कतापूर्ण नीति। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। यहां तक कि इसको और कारगर सिद्ध करने के लिए 1866 में सिविल सर्विसेज एक्ट की जो एज है भारतीयों की, वो घटाकर 21 साल कर दी गई। ये थी सतर्कतापूर्ण नीति। दूसरी बात, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का क्या फॉर्मूला उन्होंने अपनाया कि जो तुष्टीकरण की नीति है वो हम कैसे इस पर रखेंगे। सबसे पहले जो देसी रजवाड़े थे, देसी रजवाड़ों की भूमिका अंग्रेजों ने यहाँ पर महसूस की, जिसमें आपके सिंधिया, हैदराबाद, नेपाल, अफगानिस्तान, ये तो बाहरी शक्तियाँ थीं, लेकिन जिन देशी शक्तियों ने अंग्रेजों को मदद की थी उनसे अंग्रेज काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने इन्हें तरंग अवरोध की भूमिका में स्वीकारा और इनको तरंग अवरोध की भूमिका कही कि भाई इन्होंने एक बाढ़ में, एक सैलाब में एक तरंग अवरोध की भूमिका निभाई है, तो क्या करना चाहिए। यहां तक कि कैनिंग ने कहा सिंधिया के बारे में, अगर कल को सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। यह स्टेटमेंट लॉर्ड कैनिंग का था। आगे देखते हैं, तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत जो देशी रजवाड़े थे, उन देशी रजवाड़ों का एक तो जो अधिग्रहण पहले अंग्रेज करते थे, लॉर्ड डलहौजी के समय विधिवत अधिग्रहण हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय विधिवत अधिग्रहण हुआ और इस अधिग्रहण के फलस्वरूप ही यह विद्रोह की चिंगारी भड़की। अधिग्रहण की नीति को दरकिनार कर दिया गया, नहीं होगा। अब अधिग्रहण किसी नए प्रदेश को नहीं जीता जाएगा। देसी रजवाड़ों को सनदें देकर स्थापित किया गया। देसी रजवाड़ों को सनदें देकर स्थापित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आंतरिक प्रशासन में भूमिका निभाई, उससे वो नहीं चूके। ये काम अंग्रेजों ने किया। साथ ही साथ मुसलमानों की प्रति नीति में उनका बदलाव आया। इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। पहले चूंकि मुसलमानों से ही सत्ता उन्होंने छीनी थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको अपदस्थ करके जो की है सत्ता उन्होंने वो की थी। उनके शहजादों तक को जिंदा नहीं छोड़ा था। हडसन ने तो जो मुगल शहजादे जो मर गए थे उनका खून तक पिया था। उसने कहा अगर मैं इनका खून नहीं पीऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। यह भी बर्बरता अंग्रेजों के द्वारा की गई थी इस विद्रोह में। इसके पश्चात 1857 के इसी विद्रोह में मुसलमानों के शुरुआती दौर में 1870 तक उन्होंने उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति उनके प्रति एक तरीके से बड़ी, कहते हैं ना,
कि एक ऐसे लड़के के प्रति नीति अपनाओ जो निकम्मा नालायक हो, बर्बरतापूर्ण नीति, तिरस्कारपूर्ण नीति, उनकी उपाधियों को जब्त कर लिया गया, उनकी जायदाद को जब्त कर लिया गया, ये काम किया गया। लेकिन 1870 के बाद ये नीति बदल दी। 1870 के बाद ये नीति बदल दी। अब क्या किया? 1870 के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा कर दिया। इसमें पहले अंग्रेजों के शिकार हुए सर सैयद अहमद खान और उनका अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट। वो व्यक्ति जो ये कहता था कि हिंदू मुसलमान किसी एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं, वो फिर बाद में सांप्रदायिक हो जाता है। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को क्या किया? यहां पर नेशनल मूवमेंट के खिलाफ खड़ा किया और इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं दोनों वर्गों में वैमनस्यता आई। ये सत्य है कि अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट की वजह से भारत में ब्रिटिश क्राउन ने भारत और हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो है अलगाव पैदा किया। दूसरी बात, शिक्षित भारतीय जो थे, शुरुआत में तो उनकी बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नीति अपनाई, और बाद में इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर डाली। तो अब उनके प्रति भी वैमनस्यता की नीति शुरू कर दी गई। तो ये नीति, सतर्कतापूर्ण नीति जो है, आप इसके अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग जो था उसके प्रति नीति, जमींदारों के प्रति फिर तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, क्योंकि जमींदारों ने, खासकर अवध के तालुकदारों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उनकी जमीनें उनको लौटा दी गई और भारतीय किसानों का या उनको स्वाभाविक नेता कह के उनकी प्रशंसा की गई। ये एक तरीके से तुष्टीकरण और रूढ़िवादी नीति जो उनके द्वारा शुरू की गई। समाज सुधार के प्रति अंग्रेज, एक बात मैं आपको बताऊंगी चीज, अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने का ठेका नहीं लिया था। यहाँ का एक वर्ग कहता होगा कि अंग्रेज आए तो ये किया वो किया। पागल थे अंग्रेज। आपको अंग्रेजी इसलिए पढ़ाया था कि आप पिटरी जाके उनके सामने कहिए। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे 20 रुपया में एक ठो क्लर्क मिल जाए, यही बात थी। इंग्लैंड में उपयोगितावादी विचारधारा चल रही थी। बेंथम, मिल, ये जो प्रमुख विचारक उसके थे, ये उसी के रूबरू, क्योंकि भारत को बिना आधुनिक बनाए वो यहाँ पर इसका शोषण दोहन नहीं कर सकते थे। इसलिए भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, बाल हत्या प्रथा का उन्मूलन किया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया। वो आपके मोहन नहीं करते थे कि आप बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ पर इन चीजों को लाएंगे, वो बनाएंगे ना। कोई भी अंग्रेजों ने बिना लाभ के कोई भी काम नहीं किया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उपयोगितावादी विचारधारा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, सबका सुख नहीं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बाहर से वो किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, यूरोप से किसी को बुलाएंगे तो पाउंड में, यूरो में जो कि उनको भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 रुपया में काम चल जाएगा, तो आपको आप ही को ना रखेगा कि वो किसी विदेशी को बुला के रखेगा। तो अंग्रेजों की यह नीति थी। जो भी समाजी सुधार आंदोलन या जो समाज सुधार उनके द्वारा किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ उनके उस औपनिवेशिक नीति का एक उपकरण था जिससे आपका शोषण किया गया। उससे आपका शोषण ही किया गया। चाहे वो रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने की हो, यहां से कच्चा माल पोर्ट तक ले जाने में और ब्रिटेन से तैयार माल भारत के कोने कोने में लाकर पहुंचाने में रेलवे की भूमिका थी। शिक्षित वर्ग को क्यों अंग्रेजों ने अंग्रेजी या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया? दो चीजें, एक यहाँ पर सस्ते दरों में क्लर्क उसको प्राप्त होंगे, दूसरा यहाँ का जो शिक्षित मध्यम वर्ग है
वह जो कि है अंग्रेजी माल को यहाँ पर खपत करने में प्रोत्साहित करेगा, और तीसरा ब्रिटिश शासन उसके सबके लिए वरदान है, इस बात की चर्चा सबसे करेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने ये पूरी सोची समझी चाल के तहत उपयोगितावादी नीति के अंतर्गत भारत में इसको लागू किया। वो सुधार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि हमारे सुधार का उल्टा प्रभाव निकला, सती प्रथा हिंदुओं के प्रति जो चलती चली आ रही थी, उसको रोकना अंग्रेजों के लिए एक तरीके से बाद में चल के नुकसानदायक हो गया। भारतीयों का मानना था कि एक विदेशी कौन होता है। 1891 में जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू हुआ तो तिलक ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक विदेशी संस्कृति या विदेशियों को हमारी संस्कृति के बारे में कैसे, और वो क्यों हमारे में सुधार कर रहे हैं, उनका यह मानना था। तो अंग्रेजों ने अब सुधार के प्रति मौन धारण कर लिया। भैया आप सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान गए थे, वो जो विद्रोह हुआ था उससे समझ गए थे, वो अभी जान गए थे कि अब फिर हम सुधार करेंगे तो अब दूसरा विद्रोह उनके लिए बैठा, आपकी सब उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए अब किसी भी तरह का कोई सुधार जरूरी नहीं है। तो अब किसी भी सामाजिक सुधार कार्यक्रम को हवाला नहीं दिया गया, हवा नहीं दी गई, उसे उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, वुड डिस्पैच। 1854 में वुड डिस्पैच आया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसी शिक्षा के अंतर्गत उसने जो अपनी अनुशंसा दी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, रहने दो भैया हमको नहीं करना, क्योंकि विद्रोह झेले हुए हैं। तो ये काम अंग्रेजों ने किया। कृषकों के प्रति भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यदि कृषक भी इसमें शामिल हो जाते तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनाधार और मजबूत हो जाता। उनके प्रति तुष्टीकरण नीति 1860 में नील आयोग बना दिया गया। 1885 में और 1879 में ये सब जो काश्तकारों के लिए नियम बनाए गए, उसका मेन उद्देश्य था किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा जाए, उनको उनकी पॉलिसी से दूर रखा जाए, ताकि राष्ट्रवाद का आधार न बढ़े। तो ये छोटा सा है, आप 200 शब्द में इसको फ्रेम करके लिख सकते हैं, इन चीजों को डेवलप